हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के गणित के पहले अध्याय में आपका स्वागत है। फ्री नोट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें और 100% अंक लाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी कुमार मार्गदर्शन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वह प्रैक्टिस क्लास है। बोर्ड के हिसाब से बोर्ड के सवाल जो आए हुए सवाल हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और साथ ही साथ अपने अपने दोस्तों को भी ये वीडियो या फिर ये लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से पूरी कर सकें। तो जो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है कि संख्या 3825 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमको करना क्या है, 3825 का अभाज्य 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। हमारा पहला प्रश्न है 11 13 13 5 18 3 से जाएगा ये 1 2 7 5, फिर 3 से जाएगा 7 3 10 15, 3 से 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 से काटेंगे 5 उठे 40, 25 25, फिर 5 से काटेंगे 15, 5 से 7 17 बार में, फिर 17 से जाएगा ये एक बार में। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17, यही उसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यही पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद से जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 252 और 594 का HCF 18 है, तो 252 और 594 का LCM क्या होगा। क्या कह रहा है, 252 और 594 का HCF अगर 18 है तो इसका LCM हमको पता करना है। ठीक है, हमको पता है कि LCM का गुणा अगर हम HCF में कराएंगे तो कितना आएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल आएगा, यानी कि 252 गुणे 594 होगा। तो HCF हमको दिया है 18, LCM हमको निकालना है, LCM हमको निकालना है। ठीक है, ये क्या होगा, जो HCF 18 दिया उधर जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 252 गुणे में 594 बटे में 18। ठीक है, अब काट लीजिए जैसे आप काट सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 6 से हमने इसको काट दिया 3 बार में, 6 से इसको काटा, 6 9 54, 6 9 54, 3 से कटेगा 33 बार में, 33 का गुणा इसमें करा दीजिए 252 में। चलिए गुणा कराते हैं, 252 का गुणा 33 में करा देंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15 के 5 एक हासिल, 3 दूना 6 1 7, कितना आएगा 6 11 12 13 के 3 एक हासिल 8। ये आंसर कितना आया, 8 3 1 6। अगला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 96 120 और 144 का HCF और LCM ज्ञात करना है। किसका किसका, 96 120 और 144 का HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं, यहाँ लिख देंगे 96, यहाँ लिख देंगे 120, यहाँ लिख देंगे 144। 2 से जाएगा 48 बार में, 2 से जाएगा 24 बार में, फिर 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, 120 का करेंगे, 2 से जाएगा ये 60 बार में, 2 से जाएगा ये 30 बार में, 2 से जाएगा 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। 144 का करेंगे, 2 से जाएगा ये 72 बार, 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ठीक है, इसका देखें 96 का अगर हम लिखें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की घात 5 गुणे में 3। 120 का लिखें तो ये हो जाएगा 1 2 3, 2 की घात 3 गुणे 5। 144 का लिखें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। तो अगर इसका हम HCF निकालें तो HCF जो सब में कॉमन है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, उसके बाद से क्या कॉमन हो सकता है, सब में 3 है तो 3 भी कॉमन हो जाएगा। तो HCF हमारा क्या जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 गुणे 3 यानी कि 24। तो HCF हमारा क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, अब अगर हम LCM निकालें तो LCM हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि HCF तो हमारा आएगा इसमें, ये इतना तो आएगा ही। अब बचा क्या, यहाँ 2 की पावर 2 बचेगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 5 और यहाँ। ठीक है,
तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 2 की पावर 3, ये हो गया 24, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो 24 गुणे 20 यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 480। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 480। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 14 की पावर n, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 14 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है, शून्य पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो ये 14 की पावर n है, तो अगर हम देखें, मान लीजिए अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, मान लेते हैं 14 गुणा 14 में कराएं, तो इकाई स्थान ही तो गुणा होगा ना, मतलब इकाई स्थान पे क्या है 4 हमारा। तो 4 का क्या पावर अगर हम करें, 4 का मल्टीप्लाई 4 में हम कराएं, ठीक है, मान लीजिए 4 की पावर 1 क्या होता है 4 होता है, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 216। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 4 6 ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई 4 का पावर हम कुछ भी लें, 4 का पावर हम कुछ भी लें, वो जीरो कभी भी, 4 का पावर कुछ भी ले वो जीरो के बराबर कभी नहीं होगा, इकाई स्थान पे जीरो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो लिखा है कि 14 की पावर n जीरो समाप्त होगी, तो ये नहीं है, ये संभव नहीं है। ठीक है, जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, जहाँ a जो है वो हमारा, जहाँ a जो है हमारा x की पावर 3 y स्क्वायर है और b जो है वो हमारा वो है x y की पावर 3। ये हमारा सवाल है, कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार लिखे जा सकते हैं कि a इक्वल टू एक्स की पावर 3 y स्क्वायर है और b इक्वल टू एक्स वाई की पावर 3 है, जहाँ x और y दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमको इसका HCF और LCM ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए a है हमारा ये और b है ये। ठीक है, तो अगर हमें HCF ज्ञात करें, HCF में क्या होता है, जो संख्याएं कॉमन होती हैं उन्हीं को हम लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ एक बार x है, एक x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2y है, यहाँ 3y है, तो 2y हम कॉमन कर सकते हैं। तो HCF हमारा क्या हो गया, 2y कॉमन कर सकते हैं, तो एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, LCM की अगर हम बात करें तो LCM हमारा हो जाएगा, ये HCF तो होगा ही, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ में यहाँ से y स्क्वायर ले लिए हम, यहाँ से एक x ले लिए, तो 2x बचेगा यहाँ पे, तो 2x बचा यानी कि एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, एक y जाएगा क्योंकि 2y स्क्वायर कॉमन कर लिया गया है, तो एक y आ जाएगा। तो अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, x की पावर 3 और y की पावर 3, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चनों के PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्याओं के घातांकों का योगफल क्या होगा। तो 5005 किस का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 5 से जाएगा 1000 एक बार में, फिर 7 से कटेगा ये, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 तरीके 21। ठीक है, 7 फिर ये 11 से कटेगा एक बार में, 13 बार में, फिर 13 से कटेगा ये एक बार में। तो ये क्या होगा, 5 की घात 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ये सभी अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इनके घातांक कितने हैं, 1 + 1 + 1 + 1, यानी कितने आए, 4। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। ये तो पूछा था इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उनके घातांकों का योग कितना होगा, सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि व्याख्या करना है कि जो संख्या दी गई है 5 × 7 × 11 × 13 प्लस में यहाँ 7, यह एक अभाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, नीचे रख लो। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ 7 जो है दोनों में कॉमन कर सकते हैं, मतलब ये जो नंबर है और ये नंबर है। मान लिया अगर हम 7 बाहर निकालें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 × 11 × 13 और प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा, 1। बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है, देखिए इसके बाद हमको गुणा कराने की जरूरत नहीं है, ना जोड़ने की जरूरत है, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से हम देख के ये बता सकते हैं कि जो 7 है, ये जो 7 है वो क्या है, इस नंबर का क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड है ना, मतलब ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या
इस संख्या में ये 7 क्या है, मतलब 7 से इस पूरी संख्या कट जाएगी, कट जाएगी नहीं कट जाएगी। तो अगर इस 7 से पूरी संख्या कट जाएगी तो ये संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या। ठीक है, तो जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में राहुल को 18 मिनट लगते हैं, जबकि अंजलि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, यदि वे एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब एक व्यक्ति है जो 18 मिनट में एक सर्कुलर ट्रैक, मान लीजिए यहाँ से एक सर्कुलर ट्रैक है, दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं। एक जो है वो 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करता है। ठीक है, कितने देर में, 18 मिनट में। और एक जो है वो इसका एक चक्कर लगाता है पूरे 12 मिनट में। कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो हमको बताना है कि कितने देर बाद वो फिर से वापस इसी जगह पे मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में, 3 से जाएगा ये 3 बार में, और 3 से जाएगा ये 1 बार में, फिर जाएगा ये 1 बार में। तो अगर हम निकालें तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, मतलब 36 मिनट बाद वो दोनों क्या होंगे, पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो इसी के साथ जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि एक स्कूल के 2 सेक्शन ए और बी में क्रमशः 48 और 60 छात्र हैं। कम से कम कितनी पंक्तियां बनाई जाएं कि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या समान हो और एक ही सेक्शन के छात्र हों। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं 48 और 60 का HCF। एक बार में 48 आएगा, यहाँ बचेगा 12, 12 से 48 जाएगा 4 बार में कट जाएगा। तो इसका HCF कितना आया, 12। मतलब सेक्शन ए में 48 बच्चे हैं तो एक पंक्ति में 12 बच्चे बैठेंगे, तो टोटल कितनी पंक्तियां बनेंगी, 4 पंक्तियां बनेंगी। बी में अगर 60 बच्चे हैं तो एक पंक्ति में 12 बच्चे बैठेंगे तो टोटल कितनी पंक्तियां बनेंगी, 5 पंक्तियां। मतलब अगर हम देखें तो टोटल कुल मिला के हमको कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेंगी, टोटल 9 पंक्तियां बनेंगी। कितनी पंक्तियां बनेंगी, 9 पंक्तियां बनेंगी, और हर पंक्ति में कितने बच्चे होंगे, 12 बच्चे होंगे। ठीक है, यानी कि 12 छात्र होंगे। आगे समझ में। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 और 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, तो कह रहा है हमारा प्रश्न कि 28 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 28 और 32 में भाग देने पर कम से कम हमारा 8 क्या हो, शेषफल बचे। ठीक है, तो 28 में से 8 घटा देंगे और 32 में से भी 8 घटा देंगे। 28 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 20, 32 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 24। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करने के लिए हम 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से 5 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 5, ये 5 का 5 ही रहेगा, 3 से जाएगा 1 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो जाएगा 1 बार में, और ये ऐसे ही। तो हमारा अगर एलसीएम देखें तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, और 40 के गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 120। तो हमारी संख्या क्या होगी, 120। तो 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम 28 या 32 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो इसके बाद से जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। परात में न्यूनतम स्थान घेरने के लिए प्रत्येक ढेरी में अधिकतम कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अधिकतम पूछा है ना, तो दोनों का हम HCF निकालेंगे। दोनों क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। ठीक है, तो दोनों का क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे। 130 और 420 का अगर हम HCF निकालें तो ये कितनी बार में जाएगा, यहाँ बचेगा 30, यहाँ आएगा 130, 4 बार में आएगा 120, यहाँ बचेगा 10, 10 से 30 जाएगा 3 बार में, ये पूरा कट गया। तो यहाँ HCF कितना आएगा, 10।
मतलब कहने का मतलब है कि वह एक पंक्ति में कितनी रखेगा बर्फियाँ, 10 बर्फियाँ रखेगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि 3 अलार्म घड़ियां क्रमशः 20, 24 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजी थी तो अगली बार एक साथ कितने बजे बजेंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। कह रहा है घड़ी में कि 20, 24 और 30 मिनट के अंतराल पर तीनों घड़ियां बज रही हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा 15 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 6 बार में, और ये 15 का 15 वैसे उतर जाएगा। फिर 2 से 5 ऐसे उतर जाएगा, 3 यहाँ आएगा 15। अब ये कटेगा 3 से तो 5, 1, 5। अब ये कटेगा 5 से तो 1, 1, 1। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 3 120। यानी कि 120 मिनट बाद ये तीनों घड़ियां एक साथ फिर से बजेंगी। तो अगर सुबह के 10 बजे ये बजे थे, अगर सुबह के 10 बजे ये लोग बजे थे तो यानी कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। 2 घंटा अगर 10 में हम जोड़ देते कितना बच जाएगा, 12 बज जाएगा। यानी कि दोपहर के 12 बजे ये घड़ियां फिर से वापस बजेंगी। ठीक है, तो इसके बाद से जो हमारे प्रश्न हैं वो है कि हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध करने मैंने पहले इसके पिछले वाले लेक्चर में सिखाया था, तो अब जाके उसको वहां से देख लीजिएगा। जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है जो हमको पढ़ना है वो है असर्शन रीजन का जो क्वेश्चन है, यानी कि अभिकथन और कारण का जो क्वेश्चन है। इसमें हमारा जो अभिकथन है वो ये कह रहा है कि 1.323333435 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा अभिकथन है। कारण ये कह रहा है कि अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार वाली संख्या अपरिमेय होती है। तो दोस्तों स्टार्टिंग के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर कोई भी अशांत अनावृत्ति है, मतलब कोई भी संख्या है जो बार बार रिपीट नहीं कर रही है, बार बार दोहरा नहीं रही है, तो और वो खत्म भी नहीं हो रही है, मतलब आगे चल के टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, तो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये जो हमारा जो अभिकथन है और जो कारण है दोनों क्या है, सत्य है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा पहला ऑप्शन होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं, मतलब असर्शन और रीजन यानी अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, तथा आर एक की सही व्याख्या है, तथा जो हमारा कारण है वो हमारे अभिकथन की क्या है, सही व्याख्या है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है,